आज कहानी है एक ऐसे राजवंश की जिसका नाम इतिहास ने लिखा। लेकिन समय ने धीरे धीरे धुंधला कर दिया। शायद आपने सुना हो या शायद नहीं। आज कहानी है अहोम से भी आगे निकल जाने वाली एक यात्रा की, एक ऐसी विरासत की जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी मन से सराहा था। आज कहानी है महाराजा वीर विक्रम की। आज कहानी है उस कला और वास्तुकला की जो पत्थरों में सांस लेती है, और उस दर्द की जिसने एक समृद्ध राजवंश के एक हिस्से को इतिहास के बंटवारे में छोड़ दिया। आज कहानी है उस पहचान को फिर से पाने की, उस राजवंश को भारत की आत्मा में शामिल करने की। आज कहानी है पूर्वोत्तर से माणिक्य राजवंश की। वेलकम टू इन अ कॉल। माणिक्य वंश का इतिहास राजमाला पर टिका है, जो त्रिपुरा शाही का इतिहास है। इसे 15वीं सदी की शुरुआत करीब 1431 से 1462 में धर्म माणिक्य प्रथम ने शुरू करवाया था। यह सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं, बल्कि यह दिखाने का तरीका था कि उनका राज कितना पक्का और असली है। इसे बंगाली कविता के रूप में शाही पुजारी चंताई दुर्लभेंद्र और ब्राह्मण विद्वान बानेश्वर और शुक्रेश्वर ने लिखा था। राजमाला के अलग अलग खंडों, जिसे लाहर कहा जाता था, में बांटा गया है, जिसे बाद के राजा अपडेट करते रहते थे ताकि कहानी टूटे नहीं। ये इस इलाके में बंगाली लेखन का सबसे पुराना नमूना है, जो दिखाता है कि भले राजा आदिवासी मूल के थे, लेकिन उनका झुकाव थोड़ा बंगाली संस्कृति की तरफ भी था। राजमाला कितनी सच है, इस पर विद्वानों में बहस होती है। जहां 19वीं सदी में जेम्स लॉन्ग जैसे लोगों ने माना कि यह पहाड़ी लोगों के रीति रिवाजों को समझने के लिए जरूरी है, वहीं आज के इतिहासकार इसे शुरुआती पौराणिक हिस्सों, जो महाभारत के चंद्रवंश से जुड़ाव का दावा करते हैं, और बाद के ऐतिहासिक हिस्सों, जो सिक्कों और सबूतों पर आधारित है, में फर्क करते हैं। माणिक्य वंश एक्चुअली 185 राजाओं की एक अटूट लाइन का दावा करता है, जो अपने पूर्वजों को सम्राट ययाति या उसके बेटे द्रुयु और पुरानी कथाओं से जोड़ते हैं। वंशावली की इस कहानी का एक बड़ा सामाजिक मकसद ये था कि इससे स्थानीय त्रिपुरी या टिप्रा आदिवासियों को हिंदू जाति व्यवस्था में, खासकर छत्री बनने में या शामिल होने में मदद मिली। जब राजाओं ने अपने पारंपरिक आदिवासी टाइटल फा, जिसका कोकबुरुक भाषा में मतलब है पिता या मुखिया, को छोड़कर संस्कृत भाषा वाला नाम माणिक्य अपनाया, तो यह राज्य पक्के होने की निशानी थी। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महामाणिक्य ने इसे पहले अपनाया था, लेकिन इतिहासकार ये मानते हैं कि रत्नाफा, बाद में रत्ना माणिक्य प्रथम जो थे, ही इसके मुख्य इंसान थे। राजमाला के मुताबिक जब रत्नफा को उनके भाई बहनों ने हटा दिया, तो उन्होंने बंगाल के सुल्तान से शरण ली। जब उन्हें 15वीं सदी के बीच में बंगाली सेना की मदद से अपना राज्य वापस मिला, तो उन्होंने माणिक्य टाइटल अपनाया, जो फिर 1947 तक हर राजा के नाम के साथ जुड़ा रहा। त्रिपुरा नाम कहां से आया, इस पर भी अलग अलग राय है। संस्कृत विद्वान इसे राजा त्रिपुर या देवी त्रिपुरा सिंदूरी से जोड़ते हैं, लेकिन भाषा के जानकार इसे बोडो कचारी मूल का शब्द मानते हैं। कोकबोरोक शब्द द्वि पानी और प्रा नजदीक का मतलब है, पानी के पास वाली जमीन, जो सही भी लगती है क्योंकि यह राज्य ऐतिहासिक रूप से मेघना और सुरमा नदी के मैदानी इलाकों तक फैला था। यह दोहरे नाम की कहानी राज्य की दोहरी पहचान जैसी है, पहाड़ों में एक आदिवासी पहचान और मैदानों में खेती बाड़ी वाली संस्कृत निष्ठ संस्कृति। 15वीं और 16वीं सदी के बीच माणिक्य वंश का शाही दौर था। इस समय यह राज्य इतना ताकतवर था कि बंगाल की सल्तनत और अराकान के राज को चुनौती दे सके। रत्न माणिक्य प्रथम को आदिवासी सरदारी को एक व्यवस्थित राजशाही में बदलने का बड़ा श्रेय दिया जाता है। बंगाल में उनके वनवास ने उन्हें वहां के प्रशासन और सेना के तौर तरीके सिखाए, जिसे उन्होंने त्रिपुरा में लागू किया। उसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जैसे प्रशासनिक सुधार, उन्होंने प्रशासन को फिर से जमाया और अधिकारियों को फारसी, बंगाली और संस्कृत स्टाइल के टाइटल दिए। आबादी में बदलाव, रिकॉर्ड के मुताबिक वो पहले राजा थे जिन्होंने 4000 बंगाली परिवारों को त्रिपुरा में बसाया, ताकि खेती बढ़ सके और प्रशासन चल सके। इसने आबादी में एक ऐसा बदलाव शुरू किया कि जिसका असर सदियों तक रहा। सिक्के, उन्होंने वंश के पहले चांदी के सिक्के चलाए, जो बंगाल के सुल्तानों के वजन के हिसाब से थे, लेकिन उन पर संस्कृत लिखावट और हिंदू चित्र थे। खास बात यह थी कि उन्होंने राजा के साथ रानी का नाम भी लिखवाना शुरू किया, जो दिखाता है कि त्रिपुरी समाज में शाही महिलाओं का रुतबा कितना ऊंचा था।
धन्य माणिक्य का राज वो समय था जब राज्य सबसे ज्यादा फैला। इन्होंने कोमिला, सिलहट और चटगांव के मैदानों पर कब्जा जमाया। उनकी सेना ने बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के हमलों को भी रोका और एक बड़ी ताकत के सामने त्रिपुरा की आजादी को बचाए रखा। वे शक्ति के उपासक थे। उन्होंने 1501 ईस्वी में उदयपुर में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर माताबाड़ी बनवाया। यह 51 शक्तिपीठों और राज्य का एक मुख्य धार्मिक केंद्र बन गया, जिसने अलग अलग आदिवासियों और जनजाति समूहों को एक साथ जोड़ा। विजय माणिक्य द्वितीय के समय को अक्सर इस वंश की ताकत का सबसे ऊंचा पॉइंट माना जाता है, क्योंकि नदियों वाले इलाकों को देखते हुए उन्होंने एक मजबूत नेवी बनाई, जिससे वो पद्मा और मेघना के डेल्टा इलाकों तक अपनी ताकत दिखा सके। उनके सिक्के एक गहरी धार्मिक सोच दिखाते हैं, जिन पर अर्धनारीश्वर, आधे शिव और आधे पार्वती और विश्व रूप के चित्र थे, जो दिखाते थे कि राजा ब्रह्मांड को संभालने वाला है। उन्होंने बंगाल सल्तनत के गिरने और सूर्य वंश के उठने के समय बड़ी समझदारी दिखाई और त्रिपुरा की आजादी बचाए रखी, जबकि पड़ोसी राज्य गिर रहे थे। 16वीं सदी के अंत में पूर्व की तरफ से एक नया खतरा आया, अराकान लोग। अमर माणिक्य, जो पहले एक सफल राजा थे जिन्होंने अमर सागर झील खुदवाई थी, उन्हें अराकान सेना के भयंकर हमले का सामना करना पड़ा और राजधानी उदयपुर की लूट और राजा हत्या ने लगातार फैलते साम्राज्य का दौर खत्म कर दिया और बड़ी ताकतों के खिलाफ बचाव का दौर शुरू हुआ। 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य नॉर्थ ईस्ट में घुसने लगा। माणिक्य राजाओं को एक मुश्किल स्थिति में रहना पड़ा, पहाड़ों में आजाद और लेकिन मैदानों में दबे हुए। जहांगीर के बाद औरंगजेब के तहत मुगलों ने त्रिपुरा को दबाने के लिए कई नए हमले किए, क्योंकि वहां हाथियों के जंगल थे और चटगांव जाने का रास्ता था। यशोधर माणिक्य और गोविंद माणिक्य जैसे राजाओं को मुगलों के भारी दबाव का सामना करना पड़ा। राज्य को हाथियों और हाथीदांत के रूप में पेशकश या नजराना देने के लिए मजबूर किया गया। बंगाल के मुगल गवर्नर अक्सर राजा बनने की लड़ाई में दखल देते थे और रेवेन्यू के बदले किसी एक दावेदार का साथ देते थे। इससे राजा की ताकत कमजोर हुई और गुटबाजी बढ़ी। सबसे बड़ा बदलाव 1773 में हुआ, एक्चुअली जब बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने राज्य के उपजाऊ मैदानी इलाकों जैसे टिप्रा, नौलाखी, सिलहट के हिस्से को पूरी तरह हड़प लिया। इस इलाके को चकला रोशनाबाद, रोशनी की जमीन नाम दिया गया। माणिक्य राजा से ये जमीनें पूरी तरह नहीं छीनी गई, बल्कि उन्हें एक जमींदार बना दिया गया। इससे एक अनोखी दोहरी हैसियत या डुअल स्टेटस बनी। पहाड़ी इलाकों हिल टिप्रा, जो आज के त्रिपुरा में है, वहाँ राजा आजाद शासक थे, वहाँ के कानून खुद चलाते थे। चकला रोशनाबाद, जो बंगाल में है, वे नवाब और बाद में अंग्रेजों की प्रजा थे, टैक्स देते थे और बंगाल के कानून मानते थे। यह आर्थिक रूप से बहुत अहम था, क्योंकि चकला रोशनाबाद की कमाई पहाड़ी प्रजा से होने वाली कमाई से बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब था कि राजा उस इलाके पर आर्थिक रूप से निर्भर हो गए जहां उनका कोई राज नहीं चलता था, और बाद में अंग्रेजों ने इसका खूब फायदा उठाया। मुगलों से अंग्रेजों के राज में बदलाव 1761 के हमले से हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब मीर कासिम की तरफ से कृष्ण माणिक्य पर हमला किया। राजा ने अपनी कमजोरी समझकर बिना बड़ी लड़ाई के सरेंडर कर दिया। 1761 में राल्फ ली को पहला रेजिडेंट बनाया। उनका मुख्य काम चकला रोशनाबाद से टैक्स वसूलना था। अगली एक सदी तक अंग्रेज त्रिपुरा को सिर्फ कमाई के नजरिए से देखते रहे और राजा को बस एक जिद्दी जमींदार समझते रहे। हिल टिप्रा का स्टेटस 1809 तक साफ नहीं था, जब ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार माना कि पहाड़ों पर राजा का हक स्वतंत्र राज्य के तौर पर है। त्रिपुरा को 13 तोपों की सलामी वाला प्रिंसली स्टेट माना गया, लेकिन दोहरी हैसियत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। गद्दी के झगड़े अक्सर ब्रिटिश अदालतों में सुलझाए जाते थे, जो राजा की गद्दी को जमींदारी से जुड़ा एक जायदाद का झगड़ा मानती थी। इसका मतलब यह था कि आजाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह ब्रिटिश कानून तय करता था। अंग्रेजों ने राज्य की सीमाएं तय कर दी, जिससे पहाड़ी इलाका बंगाल के जिलों से अलग हो गया। इसने पहाड़ों की आबादी को कुछ समय के लिए तो बचाए रखा, लेकिन राज्य को मैदानी इलाकों में हो रहे विकास से काट दिया। 19वीं सदी के अंत में समझदार तानाशाही का दौर आया, जब लगातार 4 राजाओं ने अंग्रेजों की शांति पैक्स ब्रिटेंशिया का फायदा उठाकर राज्य के प्रशासन, कानून और संस्कृति को आधुनिक बनाया। वीरचंद्र माणिक्य की तुलना अक्सर जापान के सम्राट मिजी से की जाती है, क्योंकि उन्होंने एक पुराने सामंती राज्य को आधुनिक बनाया। उन्होंने 1877 में गुलामी को खत्म किया और राज्य के प्रशासन को ब्रिटिश बंगाल मॉडल पर ढाला। उन्होंने बजट सिस्टम शुरू किया, पुलिस को न्यायपालिका से अलग किया और कानून बनाए। वो एक विद्वान, एक कवि और
और एक फोटोग्राफर थे। उन्होंने ही रविंद्रनाथ टैगोर के साथ इस वंश के रिश्ते की शुरुआत की। उन्होंने युवा कवि की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें एक ऐसा शाही समर्थन दिया कि जो 3 पीढ़ियों तक चला। राधा किशोर ने संस्थान बनाने और भलाई के कामों में ध्यान दिया। उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल बनवाया और ढाका के जगन्नाथ कॉलेज की मदद की। उन्होंने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस को उस समय पैसे दिए जब अंग्रेज सरकार मदद नहीं कर रही थी। आधुनिकीकरण और दान पुण्य से भरी खर्च के बावजूद उन्होंने असम के साथ प्रशासन को मिलाने के ब्रिटिश दबाव के खिलाफ राज्य की अलग पहचान बनाए रखी। बीरेंद्र किशोर ने शिक्षा और कला पर ध्यान देते हुए सुधारों के कार्य को जारी रखा। उन्होंने त्रिपुरा सिविल सर्विस को पक्का किया और पढ़े लिखे बंगालियों को भर्ती किया, जिससे शाही परिवार और बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच रिश्ता गहरा हुआ। वो खुद एक बहुत अच्छे पेंटर थे। उनके राज में शाही दरबार में पेंटिंग की कंपनी स्कूल शैली काफी फली फूली। आखिरी शासक राजा वीर विक्रम किशोर को आधुनिक त्रिपुरा का पिता माना जाता है। उनका राज दूसरे विश्व युद्ध और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उथल पुथल वाले समय में था। उन्होंने अगरतला का मास्टर प्लान बनाया और इससे वे नियोजित शहर में बदला। उन्होंने उजैंता पैलेस को संवारा और रुद्रसागर झील के बीच नीर महल बनवाया, जो हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का अनोखा मिश्रण है। 1937 में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी टाउन का सपना देखा और महाराजा वीर विक्रम कॉलेज की नींव रखी ताकि राज्य में उच्च शिक्षा आ सके। बंगाली अप्रवासन इमिग्रेशन के दबाव के पहले ही भांपते हुए उन्होंने 1943 का ट्राइबल रिजर्व ऑर्डर जारी किया। इससे अंदरूनी इलाकों की बहुत सारी जमीन खासतौर पर 5 आदिवासी जनजाति के लिए आरक्षित कर दी, जो आज भी त्रिपुरा में आदिवासियों के हक की आधारशिला है। उन्होंने सिंघर बिल अगरतला में पहला हवाई अड्डा बनवाया, जिससे राज्य दुनिया से जुड़ सका। यह दूसरे विश्व युद्ध और बाद में बंटवारे के संकट के समय बहुत काम आया।